यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक से इस मामले में डिफरेंट है, क्योंकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो सभी एनिमल सेल्स में इंटरफेज स्टेज में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखा जा सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी। ये जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में, या सबसे पहले जो न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसे डिस्क्राइब किया था, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है और मोस्ट इजिली सीन है एक इंटरफेज न्यूक्लियस में। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उस फेज को, जो रेस्टिंग फेज होती है जिसमें सेल अपने को प्रिपेयर करता है, वो इंटरफेज स्टेज होती है। एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियाई होती है वो स्फेरिकल होती है और ये टिपिकली जो है सेल के सेंट्रल रीजन में लोकेटेड होती है, करीब करीब सभी एनिमल सेल्स में। लेकिन प्लांट सेल्स में देखिए थोड़ा सा सेंट्रल लोकेशन नहीं होता है इसका, क्योंकि सेंट्रली उसमें वैक्यूल होता है, तो न्यूक्लियस एक साइड में हो जाता है सेल में। मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यद्यपि फंजाई और कुछ अदर ग्रुप्स के जो सेल्स हैं उनमें सेवरल टू मेनी न्यूक्लियाई पाई जा सकती हैं या पाई जाती हैं। न्यूक्लियस जो है वो सिंगुलर है और न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस का प्लूरल होता है। उसी तरह से जब हम न्यूक्लियोलस का नाम लेंगे तो न्यूक्लियोलस जो है वो सिंगुलर होगा और न्यूक्लियोलाई जो है वो प्लूरल होगा। एनिमल सेल्स में आरबीसी जो होते हैं वो अपने डेवलपिंग स्टेज में उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं मैमल्स में तब उनमें न्यूक्लियस जो है लूज कर जाता है, समाप्त हो जाता है। वो जो आरबीसीज होते हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं, दो तरफ से धसे होते हैं और सर्कुलर होता है और इसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है। यह इसका एडाप्टेशन है कि ऑर्गेनेल नहीं होगा तो वो जरा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन को नहीं कंज्यूम करेगा, सेल्स को फैसिलिटेट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनके कैपिलरीज में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करे। इस कारण से इन सभी सेल्स में, मैमल्स में जो आरबीसीज है वो जब मेच्योर हो जाती हैं तो उनमें न्यूक्लियाई एब्सेंट हो जाती है। जो आरबीसीज हैं, जो मेच्योर आरबीसीज हैं, वो नॉन लिविंग सेल्स हो जाते हैं क्योंकि वो अपने सभी ऑर्गेनेल्स को लूज कर जाते हैं और वो फिर डिवाइड नहीं करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा सराउंडेड होता है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो सराउंड करता है न्यूक्लियस के कंटेंट्स को। कौन कौन सी चीजें न्यूक्लियस की कंटेंट होंगी वो हम आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स होंगे वो विस्कस होंगे, एमॉर्फस मटेरियल होंगे। विस्कस के मतलब होता है ईज टू फ्लो करने में जो चीज जितने ज्यादा रुकावट डालेगी वो उतने ज्यादा विस्कस होगी, और एमॉर्फस के मतलब होता है कि कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर या शेप न उसका हो, तो जो भी उसका कंटेंट है न्यूक्लियस का वो विस्कस है, एमॉर्फस है, और वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा सराउंड किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के कंटेंट को सराउंड करेगी और मुख्यतया उसमें से 4 कंटेंट मुख्य हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और वो क्रोमोसोम्स जो हैं न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स के रूप में होते हैं एक इंटरफेज स्टेज में, जिन्हें कहा जाता है क्रोमैटिन। जो दूसरा कंटेंट होगा न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा सराउंड किया जाएगा, वो होगा एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस का जो प्लूरल है वो न्यूक्लियोलाई है। यहां पर देखिए 2 न्यूक्लियोलाई शो किए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडीज होती हैं और ग्रेनुलर टाइप का स्ट्रक्चर ये अपीयर होता है। न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं इसको सराउंड करती है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और ये राइबोसोम असेंबली की, राइबोसोम फॉर्मेशन की ये फैक्ट्री है। और यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स दोनों का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है और यहाँ पर प्रोड्यूस होकर फिर ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जो तीसरी चीज होगी इसमें वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस के जो सॉल्यूट्स हैं वो डिसॉल्व रहते हैं। जो डिसॉल्व कंडीशन की चीज हो गई वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो चौथी चीज इसमें होगी, फोर्थ थिंग होगी, वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स क्या है? ये प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिलर नेटवर्क होता है जो एक्सटेंड करता है इस लमिन से। जो न्यूक्लियर लमिना होता है उसे मैट्रिक्स जो है फाइब्रिलर नेटवर्क के रूप में एक्सटेंड करते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये देखिए डबल मेम्ब्रेनस है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये पंचर्ड होती है बहुत सारे प्लेसेस पर, और जहां पर वो पंचर होगा वहां पर बनेगा न्यूक्लियर पोर, और उस न्यूक्लियर पोर में पाया जाएगा एक एपरेटस जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि ये पोर है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और उसमें ये एपरेटस फिट रहता है। इस एपरेटस में या इस कॉम्प्लेक्स में एक या एक से अधिक एक्वस चैनल, वाटर फील्ड चैनल्स पाए जाएंगे। इन चैनल्स के द्वारा कुछ चीजें जो स्मॉल साइज की होंगी वो पास करेंगी, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स ये इजिली इसके थ्रू नहीं पास हो पाते हैं। इसके लिए दूसरी विधाएं होती हैं जिसके थ्रू ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएंगी। तो न्यूक्लियर एनवेलप 3 चीजों को इंक्लूड करेगा, एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन, और आउटर इनर मेम्ब्रेन के बाद
इसमें एक इसके साथ अटैच्ड होगा इनर मेम्ब्रेन से। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन हो, इसमें न्यूक्लियर लमिना अटैच होगा जो कि प्रोटीन का बना होता है और वो प्रोटीन जो होती है लमिन कही जाती है। एक इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है। साइटोस्केलेटन में को जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन क्या होती है। तो ये भी एक तरह का मेश वर्क है जो इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है और इस इनर मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रोटीन भी होती हैं फास्फोलिपिड के साथ साथ। तो इसमें से दो प्रोमिनेंट जो हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हैं, एक का नाम है लामिन बी रिसेप्टर और दूसरे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम है एमेरिन। एमेरिन और एलबीआर ये दो प्रोमिनेंट प्रोटीन्स होंगी, ये इसके न्यूक्लियर लमिना को अटैच करने के लिए, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अटैचमेंट में ये हेल्प करती हैं, इनको न्यूक्लियर इन्वेलप से अटैच कराती हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप तीन चीजों को इंक्लूड करेगा, एक तो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी चीज होगी न्यूक्लियर लमिना और तीसरी चीज इसमें होगी ये देखिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो यही एक गेट है, यही एक पैसेज है जिसके थ्रू न्यूक्लियस के सब्सटेंसेस इसके अंदर से, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस शो किया गया, मतलब ये अंदर की सिचुएशन है और ये साइटोसॉल है न्यूक्लियस के बाहर की। तो न्यूक्लियस से साइटोसॉल में चीजें जाएंगी या साइटोसॉल से न्यूक्लियस के अंदर आएंगी। तो दो चीजें प्रोमिनेंट है आने जाने वाली, एक तो यहाँ से मैक्रो मॉलिक्यूल्स आएंगे जाएंगे जिसमें प्रोटीन होगी, आरएनएज होंगे और कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब भी यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ की तरफ आना जाना इनका लगा रहता है। लेकिन मात्र इन पोर के द्वारा ही चीजें आती और जाती हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म से चीजें उसके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में नहीं जा सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलप के द्वारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके द्वारा चीजें जो मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ जा सकते हैं।